केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। चलिए कुछ कंसिडर करिए सिचुएशंस को कि अगर हम दूध को रूम टेम्परेचर में छोड़े तो क्या होता है उसके साथ में, लोहे की चीज़ों को अगर हम लोग नमी वाले वातावरण में छोड़े तो उसके साथ में क्या होता है, अगर अंगूर को कुछ दिन छोड़ दें ऐसे ही तो उसके साथ में क्या होता है, खाना का बनना या फिर खाना का हमारे बॉडी में डाइजेस्ट होना, हमारा रेस्पिरेशन करना। इन सभी सिचुएशन में आप लोग देखोगे कुछ ना कुछ सिचुएशन आपने ज़रूर ही कंसिडर करा होगा कि दूध खट्टा हो जाता है, आयरन का कोई भी चीज़ वो रस्टेड हो जाता है, उसके ऊपर में एक लेयर आ जाता है, ग्रेप्स यानी कि अंगूर जो है वो खट्टा हो जाता है। ये यूजुअली यूज होता है एल्कोहल बनाने के लिए। खाना का बनना उसमें भी कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं, खाना का डाइजेस्ट होना कुछ चेंजेस होते हैं, और हमारा रेस्पिरेशन करना, सभी में कुछ ना कुछ चेंजेस आप यहाँ पर देखोगे। तो ये चेंजेस जो होते हैं वो फिज़िकल या फिर केमिकल दोनों तरीके के चेंज हो सकते हैं, या फिर दोनों एक साथ भी हो सकते हैं। तो जब भी केमिकल चेंज होगा उसे हम लोग कहेंगे कि वहाँ कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है। ऑलराइट, तो अब केमिकल रिएक्शन एक्चुअली में होता क्या है, व्हाट इज एक्चुअली मीन बाय अ केमिकल रिएक्शन। चलिए इसे हम लोग कुछ एक्टिविटी के थ्रू में देखते हैं। ऑलराइट, फर्स्ट एक्टिविटी यहाँ पर दिया हुआ है कि हमें एक मैग्नीशियम रिबन लेना है 2 सेंटीमीटर के आसपास, और उसे हमें बर्न करना है बर्नर के हेल्प से, और उसका जो राख गिरेगा उसे हमें एक वाच ग्लास में उसे हमने लेना है, उसे हमें कलेक्ट करना है। तो आप यहाँ देखोगे कि ये जो है मैग्नीशियम रिबन का कलर चेंज हो करके वो वाइट कलर का वो राख जो है उस पर वो कन्वर्ट हो चुका है, और वो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म कर चुका है। तो ये वाइट कलर का जो पाउडर फॉर्म करता है जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड, वो फॉर्म करता है रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के वजह से। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है, एयर में जो ऑक्सीजन्स हैं उसके साथ में मैग्नीशियम का रिएक्शन होता है और ये फॉर्म करता है। अब आप कहोगे कि भाई अगर हम मैग्नीशियम रिबन को ऐसे ही छोड़ दें, एयर तो हमारे पास में है ही है, तो उसके साथ में वो रिएक्ट क्यों नहीं करता है। ऐसे सवाल आते रहते हैं माइंड में। तो इसीलिए नहीं करता है क्योंकि उसे कोई ना कोई कंडीशन चाहिए होता है रिएक्ट करने के लिए। या तो वो प्रेशर हो सकता है, या कुछ एनर्जी हो सकता है, या फिर कोई टेम्परेचर हो सकता है, या फिर कुछ ऐसा कैटलिस्ट हो सकता है। कैटलिस्ट यानी कि उसे रिएक्ट कराने में हेल्प करने वाली चीज़, तो उनकी ज़रूरत पड़ती है, उसके वजह से ये रिएक्ट नहीं करता है। चलिए इस सब के बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे। हम नेक्स्ट एक्टिविटी करते हैं। उसमें कहता है कि हमें लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन को लेना है एक टेस्ट ट्यूब में, और उसमें हमने पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन का जो सॉल्यूशन है उसे ऐड कर देना है। तो आप अगर ऐसे करोगे घर पे तो आपको पता चले कि जो हम दो लिक्विड को ऐड कर रहे हैं उससे हमें सॉलिड फॉर्म होता है। वो येलो कलर का बहुत ही खूबसूरत सा एक सॉलिड फॉर्म करता है, जिसे हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। कोई भी रिएक्ट करता है और उसके साथ में अगर सॉलिड फॉर्म करके वो बैठ जाता है नीचे तो उसे हम लोग प्रेसिपिटेट कहते हैं। ऑलराइट, तो वो फॉर्म करता है और वो कलर चेंज हो जाता है। दोनों जो यहाँ पर लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड जो सॉल्यूशन आप देख रहे हो वो दोनों है कलरलेस, और उसे अगर हम लोग ऐड करें तो वो बन जाता है येलो कलर का लेड आयोडाइड एंड पोटेशियम नाइट्रेट में वो चेंज हो जाता है। इसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। आगे हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो कितना इंटरेस्टिंग यहाँ पर हमें सब कुछ दिख रहा है। जैसे हम कलरलेस से कलर ले आते हैं, हमारे पास ऑक्सीजन भी है, मैग्नीशियम भी है, लेकिन उसे फॉर्म कराने के लिए हमें कुछ कंडीशनर देना पड़ता है और वो मैग्नीशियम ऑक्साइड में चेंज करा जाता है। नेक्स्ट एक्टिविटी हम लोग देखते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट एक्टिविटी में कहता है कि जिंक ग्रेनुअल्स यानी कि जिंक को छोटे छोटे टुकड़े में ले करके उस पर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करें तो उससे क्या होता है। तो यहाँ अगर आप ऐसे करोगे तो आपको दिखेगा कि हाइड्रोजन के बबल्स जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर जो भी एसिड आप लो उसमें फॉर्म करते हैं और वो धीरे धीरे ऊपर आते हैं और ये जिंक क्लोराइड बनाता है। ऑलराइट, तो ये कैसे करता है, हाइड्रोजन बबल भी बन रहा है, जिंक क्लोराइड भी बन रहा है, और इसके साथ में आप देखोगे कि एक
हीट रिलीज़ होता है। वहाँ आप अगर इस कॉनिकल फ्लास्क यहाँ पर जो दिया हुआ है, इस कॉनिकल फ्लास्क को अगर आप टच करके देखोगे तो आपको लगेगा कि थोड़ा सा टेम्परेचर में राइज़ किया हुआ है। तो आपने जो भी यहाँ पर कंडीशन देखा, उस कंडीशन में आपने ये ऑब्ज़र्व किया कि कुछ ना कुछ चेंज हुआ है। क्या क्या चेंज हुआ है भाई? चेंज इन स्टेट, यानी कि हमने दो लिक्विड को ऐड किया, उसमें हमें येलो कलर का सॉलिड फॉर्म होता है, वो स्टेट में चेंज है। चेंज इन कलर, हम लोग कलरलेस दो लिक्विड को ऐड किए, हमने उसमें पाया कि हमें वहाँ पर कलर्ड यानी कि येलो कलर का हमें मिलता है, तो वो भी कलर का चेंज होता है। इवोल्यूशन ऑफ गैस, जब हमने यहाँ पर सॉलिड के ऊपर में लिक्विड को ऐड किया तो यहाँ पर गैस का फॉर्मेशन होना। चेंज इन टेम्परेचर, हमने कोई भी एक्सटर्नल टेम्परेचर नहीं लगाया, लेकिन इन दोनों का रिएक्शन होने की वजह से यहाँ पर टेम्परेचर राइज करता है। ऑलराइट, तो ये सभी केमिकल चेंजेस होते हैं। ऑलराइट, और ऐसे केमिकल चेंजेस जब होते हैं तो हम कहते हैं कि ये केमिकल रिएक्शन यहाँ पर हुआ है। अब इन सभी केमिकल रिएक्शन को लिखने के लिए हम केमिकल इक्वेशन का यूज करते हैं, उसे देखते हैं। चलिए आगे, केमिकल इक्वेशंस। ऑलराइट, यहाँ पर हम लिखते हैं जो जो चीज़ें रिएक्ट करी और उससे जो प्रोडक्ट फॉर्म किया। जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, इन दोनों का रिएक्शन हुआ और मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करा, तो इसे हम लोग रिएक्टेंट कहते हैं, और जो हमें फॉर्म करा उसे हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं। और रिएक्टेंट को हम लोग प्लस साइन से यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं कि दोनों का एडिशन हुआ, और एक एरो हम लोग बीच में देते हैं और उधर लिखते हैं उसका प्रोडक्ट। ऑलराइट, तो लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग लिखते हैं रिएक्टेंट एंड RHS, यानी कि राइट हैंड साइड में लिखते हैं प्रोडक्ट को। तो ऐसे रिएक्शंस जो होते हैं ना, ये हमेशा हमारे आसपास में इन्वायरमेंट पे हो ही रहे हैं, हमेशा हो रहे हैं। आपको ये दिखता नहीं है, आप ऑब्ज़र्व नहीं कर पाते हो, या फिर आप ऑब्ज़र्व करते हो लेकिन आपको उसके पीछे का रीज़न नहीं मालूम होता है, लेकिन ये हमेशा आपके बॉडी के अंदर में ही कितने सारे रिएक्शंस एक साथ यहाँ पर हो रहे हैं। चलिए उसके बारे में उतने यहाँ पर डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे। हम लोग केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखते हैं उसे हम लोग देखते हैं। तो इस तरीके से मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को जैसे हमने लिखा, उस तरीके से हम लोग सारे इक्वेशन को तो नहीं लिख सकते ना, अदरवाइज़ ये तो बहुत लेंदी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो हम लोग शॉर्ट फॉर्म का यूज करते हैं। शॉर्ट फॉर्म का यूज कैसे करते हैं? केमिकल इक्वेशन को लिखने के लिए हम लोग एक केमिकल फॉर्मूला का यूज करते हैं। जैसे कि मैग्नीशियम के लिए Mg और ऑक्सीजन के लिए O2। O होता है बट O2 हम लोग लिखते हैं क्योंकि ऑक्सीजन सिर्फ एक ऑक्सीजन नहीं होता है इन्वायरमेंट पे, O2 के फॉर्म में वो होता है। तो Mg प्लस O2, जिससे हमें MgO मिला, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला। तो इस तरीके से हम लोग एक केमिकल इक्वेशन को लिखते हैं। अब इस तरीके के जो इक्वेशंस हैं इन्हें हम लोग कहते हैं स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हो कि ऑक्सीजन हमने 2 लिया हुआ है इस साइड में, और इस साइड में हमारे पास में ऑक्सीजन 1 है। मैग्नीशियम दोनों साइड 1-1 है, कोई बात नहीं, बट ऑक्सीजन यहाँ पर चेंज हो रहा है। तो ऐसा हम लोग लिखते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ऑलराइट, ये बैलेंस्ड नहीं है, इसे हम लोग अनबैलेंस्ड कहते हैं, और ऐसे केमिकल इक्वेशन को स्केलेटल केमिकल इक्वेशन हम लोग कहते हैं। अब स्केलेटल केमिकल इक्वेशन को हम लोग चेंज करेंगे एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में, क्योंकि हम लोग जैसे ही जानते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो हमें कहता है कि मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी कि वो क्रिएट भी नहीं किया जा सकता है, डिस्ट्रॉय भी नहीं किया जा सकता है। तो हमें भाई दोनों साइड में सेम ही केमिकल इक्वेशन लेना पड़ेगा, दोनों साइड में सेम ही नंबर ऑफ़ एटम्स हमें लेना पड़ेगा, ताकि हमें जो रिएक्टेंट मिले वो भी उतना ही अमाउंट में मिले जितना अमाउंट में हमने रिएक्टेंट को लिया था। ऑलराइट, तो देखते हैं चलिए यहाँ पर कि उसे हम लोग बैलेंस कैसे करेंगे। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स राइज टू जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। चलिए इस इक्वेशन को एक बार देखते हैं कि भाई ये बैलेंस्ड है या नहीं है बैलेंस्ड। ऑलराइट, तो यहाँ हम यदि इसके शॉर्ट फॉर्म में देखें, यानी कि हम केमिकल फार्मूला का फॉर्म में देखें जो कि जनरली लिखा हुआ होता है, तो आप यहाँ पर देखोगे कि
Zn लिखा हुआ है जिंक के लिए, सल्फ्यूरिक एसिड के लिए H2SO4 लिखा हुआ है, और जो जिंक सल्फेट बनता है वो ZnSO4 है, और H2 जो है वो हाइड्रोजन है। यहाँ देखते हैं जिंक इस साइड में 1 है, इस साइड में भी जिंक 1 है, हाइड्रोजन इस साइड में 2 है, इस साइड में भी हाइड्रोजन 2 है, सल्फ़र इस साइड में 1 है, इस साइड में भी सल्फ़र 1 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है, इस साइड में भी ऑक्सीजन 4 है। यानी कि दोनों साइड में जितने भी हमने एटम्स लिए हुए हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के, वो सभी इक्वल हैं। यानी कि यहाँ पर मास जो है दोनों साइड में इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर लॉ जो है वो वैलिड है। ऑलराइट, वैलिड है यानी कि यहाँ पर लॉ जो है ये फॉलो कर रहा है, तो इसे हमें बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। आप नीचे के टेबल में देख सकते हो, जो मैंने आपको बताया उसी तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है। सबसे पहले सारे एलिमेंट्स को एक साइड में लिख दिया, उसके बाद में यहाँ पर जो है LHS और RHS दोनों को यहाँ पर कर रहा है कि दोनों इक्वल हैं या नहीं हैं। ऑलराइट, अब एक और यहाँ पर इक्वेशन दिया हुआ है, उस इक्वेशन को बैलेंस करने का कोशिश करते हैं। ऑलराइट, Fe प्लस H2O गिव्स राइज टू Fe3O4 प्लस H2। यहाँ पर देखिए कि आयरन जो है यानी कि Fe ये है यहाँ पर 1, और इस साइड में जाकर के ये हो जा रहा है 3। तो ये भाई अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। अब इसे हमें कैसे बैलेंस करना है, उसका जो स्टेप बाय स्टेप है वो नेक्स्ट यहाँ पर पेज में हमें मिलेगा। तो फर्स्ट स्टेप आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन हमें सबसे पहले बॉक्स ड्रॉ करने हैं। अब भाई आप कहो कि क्या बच्चों वाली हरकतें हैं, बॉक्स ड्रॉ करना है, तो इसका भी एक रीज़न है। ये रीज़न आपको आगे पता चलेगा। सबसे पहले आप बॉक्स ड्रॉ कर लीजिए। ऑलराइट, अब यहाँ पर हमें देखना है कि दोनों साइड में कितने कितने डिफरेंस हैं। जैसे यहाँ पर 1 है तो यहाँ 3 है, ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है, यहाँ 4 है, हाइड्रोजन दोनों साइड में यानी कि सेम है। ऑलराइट, तो चलिए देखते हैं इसे हम लोग बैलेंस कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको देखना है कि सबसे ज़्यादा डिफरेंस कौन सा यहाँ पर एलिमेंट का एटम है। ऑलराइट, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है जो राइट हैंड साइड है उस साइड में, और यहाँ पर ऑक्सीजन है 1। ऑलराइट, अब हमें उससे सबसे पहले बैलेंस करना है। कैसे बैलेंस करेंगे कि इस साइड में 4 है तो इस साइड में भी 4 करेंगे। यहाँ पर हम H2O के बाहर में यहाँ पर लिखेंगे 4। ऑलराइट, चलिए आगे देखते हैं कि ऐसा 4 लिखा हुआ है कहाँ पर। देखिए यहाँ पर स्टेप 3 में बताया हुआ है कि सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट नंबर ऑफ़ एटम होंगे उसे हमें लेना है, और उसे हमें बैलेंस सबसे पहले करना है। तो बैलेंस करने का जो तरीका है वो यहाँ पर बताया है कि इस साइड में यदि 4 हैं और इस साइड में 1 है, तो 1 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे वो 4 हो। तो 1 में हम लोग 4 मल्टीप्लाई करें तो वो 4 होगा। तो उस बॉक्स के बाहर में हमें यहाँ पर 4 लिखना है। तो यहाँ पर जो है 4H2O हमें लेना होता है, ना कि हम उसे ऐसे नहीं लिखते हैं H2O4 या फिर H2O4, इस तरीके से हम लोग यहाँ पर नहीं लिखते हैं। तो अब आपको यहाँ पर समझ में आया कि बॉक्स जो है वो बच्चों वाली जो हरकतें हैं वो नहीं है, आपके इक्वेशन को सही से लिखने के लिए आपको हेल्प करता है। ऑलराइट, यहाँ पर 4 आप लिखो, तो इसका मतलब ये आता है कि आप H2 के साथ में भी H2 भी हमारे पास 4 है और O भी हमारे पास में 4 है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि हमें बैलेंस करना है बाकी बचे हुए। तो बाकी जो बचे हुए उसमें से हमें कोई भी सिलेक्ट करना है और उसे हमें यहाँ पर बैलेंस करना है। कोई भी सिलेक्ट करना है एनी। ऑलराइट, तो यहाँ पर आप आगे देखोगे, वेयर इट गोज। ऑलराइट, तो पिक एनी ऑफ द एलिमेंट जो बचा हुआ है बैलेंस नहीं है, उसके बाद में आपको आगे प्रोसीड करना है। तो हम यहाँ पर H2 को चलिए बैलेंस करके देखते हैं। H2 है हमारे पास में यहाँ पर 2, और इस साइड में H2 है हमारे पास में 8, 4 2 8, और इस साइड में 2 है। तो हम यहाँ पर अगर 4 लिखते हैं, इस साइड में यदि हम 4 लिखते हैं तो वो जो है वो हो जाएगा हमारा बैलेंस्ड। यहाँ 4 है, इस साइड में भी 4 कर दिए, तो 4 2 8 एंड 4 2 8, हमारे पास में टोटल 8 एलिमेंट दोनों 8 एटम दोनों साइड में आ चुके हैं। ऑलराइट, तो ये हो गया हमारा बैलेंस्ड फॉर्म। लेकिन यहाँ पर आयरन जो है 3 है और इस साइड में आयरन 1 है। तो क्या करेंगे कि इस साइड में 3 है तो भाई इस साइड में अगर हम लोग इस आयरन के पहले में 3 लगा दें तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही हमारा इक्वेशन बैलेंस होता है। चलिए आगे देख लेते हैं।
देखिए यहाँ आप देख सकते हो कि 3Fe + 4H2O गिव्स राइज टू Fe3O4 + 4H2। अब भाई ये तो हमारा बैलेंस्ड हो गया, ये जो इक्वेशन है ये हमें बैलेंस्ड इक्वेशन मिल गया। इसे हमें लास्टली चेक करना होता है कि भाई एक बार चेक करो कि सारा बैलेंस्ड है या नहीं है, सारे का नंबर सेम है या नहीं है। जब सब कुछ सेम हो जाता है तो हम कहते हैं कि हमारा इक्वेशन बैलेंस हो चुका है। इस मेथड को हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। बाकी सब सही है। ऑलराइट, चलिए आगे देखते हैं कि हम इस इक्वेशन को लिख तो दिए, बट इससे हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। हमें ये तो इन्फॉर्मेशन मिल रहा है कि भाई ये इतना एटम का हाइड्रोजन अगर हमारे जो है आयरन के साथ में मिक्स होता है तो हमें ये मिलता है। लेकिन हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि यहाँ पर H2O जो है वो H2O वाटर फॉर्म में है या फिर आइस फॉर्म में है या फिर वेपर फॉर्म में है। तो इन सभी चीज़ों को लिखने के लिए, कोई सा भी एलिमेंट हो, उन सभी चीज़ों को लिखने के लिए हम यहाँ यूज़ करते हैं गैस के लिए G, लिक्विड के लिए L, एक्वस यानी कि वाटर सॉल्यूशन के लिए AQ और सॉलिड के लिए S। ऑलराइट, अब यहाँ आप देखो कि लिक्विड के लिए L हमने यूज किया और एक्वस के लिए AQ, जबकि दोनों लिक्विड ही है। तो हमने ये AQ क्यों लिया भाई? तो ऐसे सॉल्यूशन जो वाटर से डिज़ोल्व किए हुए होते हैं उसे हम लोग एक्वस या कि AQ हम उसके बगल में लिखते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखो 3FeS यानी कि सॉलिड फॉर्म में है, 4H2O यानी कि ये गैसियस फॉर्म में है, कन्वर्ट टू FeO4 यानी कि सॉलिड फॉर्म में, एंड 4H2 यानी कि गैसियस फॉर्म में। तो यहाँ हमें पता चला कि H2O जो है वो लिक्विड फॉर्म में ना होकर के गैसियस फॉर्म में है या फिर सॉलिड फॉर्म में ना होकर के गैसियस फॉर्म में है, और यहाँ पर H2 जो हमें दे रहा है वो गैसियस फॉर्म में है, और FeO4 जो दे रहा है वो हमारा सॉलिड फॉर्म में दे रहा है, और ये 3FeS जो था हमारा वो सॉलिड फॉर्म में था। ऑलराइट, चलिए आगे देखते हैं। कभी कभी हमें क्या करना होता है कि जो रिएक्शंस कराने होते हैं उसके लिए कुछ कंडीशन देना पड़ता है। तो कंडीशन देने के लिए हम वहाँ पर, जैसे मैंने आपको कहा कि मैग्नीशियम जब हम उसे बर्न कराते हैं तो वो चेंज कर जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड में, और ऐसे रखे रखे वो चेंज तो नहीं होता है क्योंकि एयर एटमॉस्फेयर में है। तो उसके लिए उसे कुछ कंडीशन चाहिए। कुछ कंडीशंस क्या हो सकते हैं, जैसे टेम्परेचर वगैरह हो सकते हैं, प्रेशर वगैरह हो सकते हैं। तो उन कंडीशंस को हम यहाँ रिएक्शन होने के वक्त में लिखते हैं। जो कंडीशंस होते हैं सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट यानी कि जो कि हमें रिएक्शन कराने में हेल्प करता है, जो खुद रिएक्शन में पार्ट नहीं लेता है, हम एक्सटर्नल कुछ ऐड करते हैं जो कि हमें रिएक्शन कराने में हेल्प करता है। वैसे चीज़ों को हम लोग लिखते हैं। जैसे यहाँ पर आप इस एग्जाम्पल में देखो, यहाँ पर 340 एटमॉस्फेयर का प्रेशर दिया हुआ है, उसे हमने यहाँ पर जो एरो है उसके ऊपर में लिखना होता है। ऑलराइट, और नेक्स्ट इक्वेशन आप देख सकते हो कि सनलाइट के जो प्रेजेंस है उस पर ये काम करता है। यहाँ एक और चीज़ लिखा हुआ है, जैसे कि ये सब जो सॉलिड, गैसियस, ये सब फॉर्म जो है, अगर इसका ज़रूरत नहीं है वहाँ पर लिखने का तो उसे इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है जब तक वो उसे स्पेसिफाई करने की ज़रूरत ना पड़े। ऑलराइट, तो मुझे लगता है कि वीडियो आज का ज़्यादा लंबा जा रहा है, तो अभी यहीं तक रखते हैं। इसके आगे अच्छा क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इन क्वेश्चंस को आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, और यदि सॉल्व नहीं होता है तो मैं नेक्स्ट वाले जो वीडियो है उसके स्टार्टिंग में इसका सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। टिल देन टेक केयर।